हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालू शर्मा। वेलकम टू गायत्री नर्सिंग क्लासेस। आज हम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो आप सब लोग ध्यान से पढ़ना। अभी स्टार्ट करते हैं, आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। अभी शुरू करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ये एक प्रोसीजर होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ प्रोसीजर इन which transfuse blood and their component। like कौन कौन से ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कोलोइड्स एंड प्लाज्मा। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कोलोइड्स, उनको हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ब्लड कंपोनेंट कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स इसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कोलोइड्स एंड प्लाज्मा। अब हम इनको वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या काम करती है? ये ब्लड को क्लॉट करने में हमें हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसका फर्स्ट वर्क क्या होता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कहीं भी हमारे बॉडी में ब्लीडिंग होगी तो अगर क्लॉटिंग हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट प्रेजेंट है। इसलिए हमारा जो ब्लड है वो कुछ टाइम के बाद क्लॉट हो जाता है। अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यू पढ़ेंगे। प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर mm³। ये इसकी यूनिट होती है mm³। नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी प्लेटलेट की? 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर mm³। अब हम इसमें दो टर्म आते हैं कि अगर हमारी प्लेटलेट ब्लड में लेस देन 1.5 लाख पर mm³ से कम होगी तो हम उसको क्या टर्म देंगे? और एक होता है कि अगर मोर देन 4.5 लाख पर mm³ से कम हो, ज्यादा होगी तो हम उसको क्या टर्म देंगे? तो इसको हम टर्म देंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर प्लेटलेट हमारी बॉडी में लेस देन 1.5 लाख पर mm³ से कम होगी तो उसको हम टर्म देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट आता है अगर मोर देन 4.5 लाख पर mm³ से ज्यादा होगी तो उसको हम क्या टर्म देंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर इंक्रीज होगी तो टर्म आएगा साइटोसिस, अगर डिक्रीज होगी तो टर्म आएगा पीनिया। पीनिया हम डिक्रीज के लिए यूज करते हैं, साइटोसिस हम इंक्रीज के लिए यूज करते हैं। और थ्रोम्बो तो ये तो टर्म है प्लेटलेट से रिलेटेड, थ्रोम्बो दोनों में ही आएगा। ठीक है, अब हमने इसमें क्या पढ़ा? ब्लड कंपोनेंट में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, कोलोइड और प्लाज्मा होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करती है? हेल्प करती है ब्लड को हमारे क्लॉट करने में। और इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर mm³ होती है। अगर इसका वैल्यू डिक्रीज होगी नॉर्मल से तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टर्म होता है, और अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसका टर्म होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये हो गया प्लेटलेट के बारे में। अब हम इसका पढ़ लेते हैं कि प्लेटलेट हमें ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत कब पड़ती है। मींस कि हम अब पढ़ेंगे प्लेटलेट के इंडिकेशन।
अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन की हमें प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज कब करना है, कब हमें जरूरत होगी। इसमें सबसे पहले आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, जो हमारे कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनको जो उनकी ड्रग्स चलती है वो कीमो ड्रग्स होती हैं। तो जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट होते हैं उनकी प्लेटलेट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट होते हैं उनको भी नीड होती है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की। फर्स्ट हो गया कीमोथेरेपी, सेकंड हो गया ब्लड कैंसर, थर्ड वन हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैंने तुम्हें अभी बताया, जैसे कि अगर किसी की बॉडी में लेस देन 1.5 लाख से कम होगी अगर प्लेटलेट की वैल्यू, तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टर्म बोलते हैं। तो अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी हो गया एक इंडिकेशन, एक हो गया ब्लड कैंसर, एक हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और एक होता है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होता है, पेशेंट की जो बॉडी होती है उसमें प्लेटलेट जो है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, प्लेटलेट कम होनी शुरू हो जाती है। तो हम डेंगू में भी हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की नीड होती है। तो इसके इंडिकेशन, 4 इंडिकेशन होते हैं। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ये होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हमें जल्दी से जल्दी, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हमें जल्दी से जल्दी इसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की नीड होगी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अब कुछ और इंडिकेशन आते हैं इनके, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्लेटलेट काउंट जो है, ये दो आप नोट करके लिखना ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है जो एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट वन लिखना, इफ द पेशेंट प्लेटलेट वैल्यू इज लेस देन 50,000, अगर किसी पेशेंट की जो प्लेटलेट काउंट होते हैं वो लेस देन 50,000 हो गए, तो हमें उस पेशेंट को क्या करना है, उस पेशेंट का हमें अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना है। अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन, अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन मीन्स कि ऐसे पेशेंट को हम घर पे नहीं रख सकते, उसको हमें एडमिट करना पड़ेगा। पेशेंट शुड बी एडमिटेड, पेशेंट शुड बी एडमिटेड। एक तो ये हो गया कि अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 आ चुके हैं रिपोर्ट में, तो हमें क्या करना है, उसको पेशेंट को हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में एडमिट कर देना है। एक और होगा, ये फर्स्ट नोट होगा। अब सेकंड नोट लगा के लिखना, अगर पेशेंट की, सेकंड नोट में लिखना, इफ द प्लेटलेट वैल्यू इज लेस देन 20,000, अगर किसी पेशेंट की वैल्यू लेस देन 20,000 होगी तो हमें क्या करना होगा, उस पेशेंट में रिस्क हो जाते हैं ब्लीडिंग के। पेशेंट क्या होगा, रिस्क फॉर ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग के अगर रिस्क है तो सबसे पहले ब्लीडिंग होती है हमारी नोज ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग होती है। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गए, सबसे पहले इफेक्ट करेगी वो एपिस्टेक्सिस, नेजल ब्लीडिंग सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगी। तो नेजल ब्लीडिंग का जो टर्म होता है वो होता है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस इसका क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, अगर किसी पेशेंट को नोज से ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट काउंट लेस देन 20,000 है, तो हमें ऐसे पेशेंट को क्या करना है, एक पोजीशन देनी है सिटिंग अपराइट। और ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछते हैं, इसको नोट करके अच्छे से लिख लेना। सिटिंग अपराइट, लीन फॉरवर्ड।
लीन फॉरवर्ड, ये पोजीशन देते हैं हम एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट को। कहीं कहीं पे ये लीन डाउनवर्ड भी लिखा हुआ होता है, तो लीन डाउनवर्ड नहीं करना है, लीन फॉरवर्ड करना है। पेशेंट की जो पोजीशन होगी सिटिंग अपराइट, लीन फॉरवर्ड पोजीशन देंगे। तो इस वाले नोट में हमने क्या पढ़ा कि अगर प्लेटलेट वैल्यू लेस देन 20,000 हो रही है तो क्या करना है हमें, वो पेशेंट को एपिस्टेक्सिस के रिस्क होते हैं, तो उस पेशेंट को हमें सिटिंग, अगर उसको एपिस्टेक्सिस हो गया तो हमें सिटिंग अपराइट लीन फॉरवर्ड पोजीशन उसको दे देनी है, ठीक है। और जो अदर मैनेजमेंट होते हैं वो उसके बाद करेंगे। अगर उसको हमें आइस पैक लगाना है या फिर उसको हॉस्पिटल के एडमिशन की नीड है तो हॉस्पिटल में एडमिट, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन उस टाइम पे हमें क्या करना है, पेशेंट को सीधा बिठा देना है और उसका लीन फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लेटलेट जो होता है हमारा, ये 2 टाइप का आता है। एक प्लेटलेट के टाइप लिख लो आप, जैसे हमें किसी को इन्फ्यूज करना है तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आरडीपी और एक होता है एसडीपी। आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट, एसडीपी होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट, सिंगल डोनर प्लेटलेट। इनके आरडीपी का भी और एसडीपी का भी एक पाउच आता है, तो पाउच में कितनी इसका अमाउंट होता है, इसका होता है आरडीपी का 50 to 70 ml पर यूनिट, और जो एसडीपी का होता है अपन के पास वो आता है 180 ml to 250 ml पर यूनिट। एक आरडीपी में 50 से 70 ml पर यूनिट होगा और एक एसडीपी में कितना होगा 120 से 250 ml पर यूनिट, ये होगा। आरडीपी और एसडीपी 2 टाइप का होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है आरडीपी में और एसडीपी में। एक एसडीपी इक्वल टू होता है 6 आरडीपी के। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास अगर एक एसडीपी होगा, अगर सिंगल डोनर प्लेटलेट की हमारे पास 1 यूनिट है, वो इक्वल टू होगी 6 यूनिट ऑफ आरडीपी के। मींस कि उसमें प्लेटलेट उतनी होगी जितनी कि 6 यूनिट ऑफ आरडीपी में है, वो 1 यूनिट ऑफ एसडीपी में उसकी टोटल जो हमारी प्लेटलेट है वो होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें। इसकी हमने वैल्यू देख ली है। हाँ, इसमें अब क्या होता है कि प्लेटलेट को हम प्रिजर्व करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। प्लेटलेट्स जो होती है हमारी प्रिजर्व करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो बता देती हूँ मैं आपको। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एजिटेटर। एजिटेटर ये हॉस्पिटल में जो हमारे ब्लड बैंक्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है ये इंस्ट्रूमेंट एजिटेटर। जितनी भी हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो हम उसके अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं। इसका एजिटेटर, ये नेम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट, जो प्लेटलेट को प्रिजर्व करने के लिए जो हमारा पैकेट होता है प्लेटलेट का उसके अंदर ही मिक्स होता है। और जो हम प्लेटलेट को हम कहाँ पे रखते हैं वो होता है इसका इंस्ट्रूमेंट प्रिजर्व करने के लिए एजिटेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन टाइम, कि हम पूरा पैकेट कितनी देर में ट्रांसफ्यूजन करना है हमें। ट्रांसफ्यूजन टाइम तो हम प्लेटलेट को 15 to 20 मिनट में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। इसका टाइम कितना होता है 15 to 20 मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे एजिटेटर हो गया इंस्ट्रूमेंट, फिर हम एंटीकोएगुलेंट कौन सा यूज करते हैं प्लेटलेट को प्रिजर्व करने के लिए, सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं। हम प्लेटलेट को कितने टाइम में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं 15 to 20 मिनट में। अब इसका आता है कि हम कितने टेम्परेचर पे प्लेटलेट को प्रिजर्व करके रखें, कि फ्रिज में रखना है कि रूम टेम्परेचर में रखना है। तो जो हमारा प्लेटलेट होता है इसको हम 22 to 24 डिग्री सेल्सियस, मींस कि रूम टेम्परेचर की अकॉर्डिंग ही हो जाता है, उतना हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उस पे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लेटलेट को हम कितने पे रखेंगे 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे हम प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।
मैंने आपको बताया आरडीपी और एसडीपी। अब हम ये पढ़ेंगे कि ठीक है, हमने एक आरडीपी किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो एक आरडीपी से उस पेशेंट की कितनी हमारी जो प्लेटलेट है वो इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो और एक होता है एसडीपी, एक एसडीपी से कितनी प्लेटलेट इंक्रीज होगी और एक आरडीपी के पैकेट से कितनी प्लेटलेट इंक्रीज होगी। इसकी फुल फॉर्म रैंडम डोनर प्लेटलेट, इसकी होगी सिंगल डोनर प्लेटलेट, सिंगल डोनर प्लेटलेट। अब जो हमारा आरडीपी होता है वो कितनी प्लेटलेट इंक्रीज कर देता है एक यूनिट से, उसका होता है 5000 टू 10,000। जो हमारा आरडीपी होता है वो 5000 टू 10,000 प्लेटलेट पर यूनिट में इंक्रीज करता है, और जो होता है हमारा एसडीपी करता है 40,000 टू 50,000। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक आरडीपी से कितनी हमारी प्लेटलेट इंक्रीज हो सकती है, 5000 टू 10,000 तक हो सकती है, और अगर हम एक एसडीपी का एक यूनिट दे रहे हैं तो उसमें 40,000 टू 50,000 तक प्लेटलेट इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। अब हम नेक्स्ट ब्लड कंपोनेंट पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। अब हम इसका वर्क पढ़ते हैं कि आरबीसी हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें क्या करता है। तो आरबीसी क्या करता है, ये टू कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। मतलब जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो आरबीसी के कारण ही होता है, क्योंकि आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हम आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू पढ़ेंगे। नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो होगी 3.5 मिलियन पर mm³ टू 6.5 मिलियन पर mm³। अब इसमें भी जैसे हमने प्लेटलेट में पढ़ा था, अगर इंक्रीज होगी तो क्या टर्म देंगे, और अगर इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या टर्म देंगे। तो अब इसके दो टर्म पढ़ लेते हैं हम। इफ द RBC value is less than 3.5 million per mm³, तो हम इस कंडीशन को क्या नेम देते हैं, इसको हम बोलते हैं अनीमिया। इसको हम बोलते हैं अनीमिया। अब नेक्स्ट आता है इसमें, अगर इसकी वैल्यू आरबीसी की वैल्यू मोर देन 6.5 मिलियन पर mm³ होगी तो हम इसको क्या टर्म देंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। पॉली मीन्स कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी है, पॉलीसाइथीमिया। अब जैसे हमने प्लेटलेट का पढ़ा है कि हमने कहाँ पे उसको प्रिजर्व करते हैं, कितने टाइम के लिए हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे हम उसको रखेंगे। अब हम इसका पढ़ लेते हैं आरबीसी का। आरबीसी प्रिजर्वेशन टेम्परेचर। अब हम इसको कितने टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं, आरबीसी को करते हैं हम 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे, और प्लेटलेट को हमने कितने पे किया था, रूम टेम्परेचर पे 22 to 24 डिग्री सेल्सियस पे। आरबीसी को करेंगे हम 1 to 6 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है इसका आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन टाइम, कि हम इसको कितने टाइम में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है 2 to 4 आवर्स। 2 to 4 आवर्स में हमें आरबीसी को ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए एक पैकेट को। अब नेक्स्ट आता है आरबीसी का मैक्सिमम, हम इसको कितने डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैक्सिमम स्टोरेज टाइम 35 डेज। ठीक है,
आरबीसी की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या है कि इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं 1 से 6 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर पे, और इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है 2 से 4 घंटे में हमें इसको ट्रांसफ्यूज कर देना है। और आरबीसी का जो मैक्सिमम स्टोरेज टेम्परेचर टाइम जो होता है, मतलब हम इसको ब्लड बैंक में कब तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो टाइम होता है इसका 35 डेज तक हम इसको रख सकते हैं। अब एक और आता है इसमें कि हम इसको आरबीसी को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो आरबीसी प्रिजर्वेशन के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं CPDA। इसकी फुल फॉर्म होती है सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ये इंपॉर्टेंट है। हम आरबीसी को प्रिजर्व करने के लिए जो यूज करते हैं वो होता है सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ये क्या करता है, इसमें होता है डेक्सट्रोज, और ये डेक्सट्रोज क्या करेगा, जो हमारी सेल्स होती हैं ब्लड की, डेक्सट्रोज क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उनको, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्लड सेल। और जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन भी स्लो कर देता है, मींस कि वो जल्दी से ना टूट पाए, उनका स्लो डिस्ट्रक्शन कर देता है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। एक तो ये डेक्सट्रोज प्रोवाइड करेगा और एक उनको टूटने से बचाएगा, स्लो कर देगा उनका जो डिस्ट्रक्शन होगा उसको। अब हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। हमने इसका टाइम देख लिया है कि हमें 2 से 4 घंटे के अंदर किसी भी आरबीसी के पैकेट को ट्रांसफ्यूज कर देना है। तो अगर इसमें 2 कंडीशन होती है, इफ द आरबीसी टेक्स लेस देन 2 आवर्स, अगर जो हमारा आरबीसी होता है वो हम 2 घंटे से पहले ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, लेस देन 2 आवर्स, तो क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी ओवरलोड। इसमें क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में फ्लूइड जो है वो ओवरलोड हो जाएगा। अब एक सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ आरबीसी टेक्स मोर देन 4 आवर्स, अगर ये 4 घंटे से ज्यादा हो गया, हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर पाए किसी पेशेंट को, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सेप्टिसीमिया, उस पेशेंट में क्या होने के चांसेस हैं, सेप्टिसीमिया की इन्फेक्शन हो जाएगा, मीन्स कि जो ब्लड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाएंगे, तो वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, सेप्टिसीमिया बोलते हैं उस कंडीशन को। अब ये 2 कंडीशन होगी, अगर लेस देन 2 आवर्स में हम किसी भी ब्लड प्रोडक्ट को हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। और सेकंड होता है कि अगर हम 4 घंटे से ज्यादा ले रहे हैं तो सेप्टिसीमिया कोज करेगा, ये है ना, ये 2 कंडीशन होगी। अब आप इनको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों कंडीशन। अब हम आरबीसी में नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये मैंने आपको दोनों बता दिया है। अब आते हैं इसके इंडिकेशन में क्या होगा। इंडिकेशन में HB हम देखेंगे किसी भी पेशेंट को आरबीसी ट्रांसफ्यूज करने के लिए। अब इसमें हम अडल्ट भी देखते हैं और एक क्या देखेंगे, जो हमारा इन्फेंट। अडल्ट में हम कब कर देंगे, जब लेस देन 8 ग्राम पर DL, और हम इन्फेंट में कब ट्रांसफ्यूज करेंगे, लेस देन 12 ग्राम पर DL। ये 2 इंडिकेशन है, एक अडल्ट में और एक इन्फेंट में, कि हमें कब आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। जब किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट में अडल्ट वाले में तो लेस देन 8 ग्राम अगर पर DL अगर HB आ रहा है, और इन्फेंट का ऑलरेडी ज्यादा होता है HB, अगर उनका 12 आ गया तो हमें 12 पे ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है। अब एक इसमें कंटेंट और होता है हीमेटोक्रिट, ये भी हम देखते हैं। हीमेटोक्रिट अलग अलग होता है, जैसे मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू अलग होगी और फीमेल में अलग होगी। मेल में होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू 40 to 50%, ये परसेंट इसकी जो वैल्यू होती है वो परसेंट में हम देखते हैं। और जो फीमेल होगी, फीमेल में इसकी वैल्यू होगी 35 to 45%। अब अगर ये वैल्यू हमारी
लेस देन 30% आ गई, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है हमें क्या कर देना है, उस पेशेंट को आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की उसको नीड होगी उस पेशेंट को। ये 3 इंडिकेशन हो गए। अगर किसी भी पेशेंट का हीमेटोक्रिट लेवल लेस देन 30% होगा तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे आरबीसी के इंडिकेशन हो गए। हाँ, इसमें अगर हमारी 1 यूनिट हम किसी को आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो 1 यूनिट आरबीसी में हमारा 1 ग्राम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी 1 यूनिट आरबीसी क्या करती है, 1 ग्राम एचबी को हमारे इंक्रीज कर सकती है एक बार में। ठीक है, अब इसमें होता है 1 ग्राम एचबी जो है हमारा वो 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आरबीसी हमारी बॉडी में क्या वर्क करती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का वर्क करती है। तो हमारा 1 ग्राम एचबी जो होता है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये जो डाटा है ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप अपना नोट करके लिख लेना, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार ना। ठीक है, अब हम, ये हमारा आरबीसी का कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी कंपोनेंट। WBC ये थर्ड वन है, वाइट ब्लड सेल। अब WBC का क्या हो गया, WBC की हम पहले नॉर्मल वैल्यू पढ़ लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू होती है WBC की 4000 टू 11000, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। 4000 टू 11000 WBC की नॉर्मल वैल्यू होगी। अब हम इसमें हम देखते हैं, जैसे हमने आरबीसी का देख लिया कि आरबीसी क्या काम करती है, हमारे ऑक्सीजन को कैरी करती है, और जो हमारा प्लेटलेट होता है वो हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारी। WBC क्या करती है, ये हमारी प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ये हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो WBC क्या करेंगे, ये इंक्रीज होके उसके साथ लड़ाई करेंगे। कोई भी अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, प्रिवेंट करेगी हमें इन्फेक्शन से। और एक और ये इंपॉर्टेंट काम करती है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अगेंस्ट इन्फेक्शन, ताकि हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई कर सके। हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। थर्ड वन क्या होता है कि इसको हम WBC को ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, और थर्ड वन आता है कि इसको हम ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं, जो हमारी WBC है, क्योंकि ये हमारी क्या करती है, किसी भी हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो रहा होता है उसके अगेंस्ट फाइट करती है, इसलिए इसको पुलिसमैन बोलते हैं। ठीक है, जैसे पुलिसमैन जो काम करते हैं सेम काम इसका भी वही होता है हमारी बॉडी में। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है, अगर वो ऊपर नीचे हो जाए तो उनको हम क्या टर्म देंगे। जैसे नॉर्मल वैल्यू है 4000 टू 11000, अगर लेस देन 4000 हो गया तो हम उसको क्या टर्म देते हैं, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। सेकेंड वन आता है मोर देन 11000, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये दो टर्म होते हैं, अगर लेस देन हो गया तो पीनिया आएगा, और अगर इंक्रीज होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे साइटोसिस। और ल्यूको जो वर्ड होता है वो हम व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए ही यूज करते हैं मोस्टली। अब इसमें हम एक कंडीशन देख लेते हैं, जैसे अगर हमारी इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, WBC के अंदर होते हैं न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल, ये नोट लगा के लिख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट नोट है। अगर न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू हमारे शरीर में लेस देन 30% होगी तो हमें उस पेशेंट को हमें क्या करना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है इन्फेक्शन से।
प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको इन्फेक्शन होने के, इसलिए अगर लेस देन 30% किसी भी पेशेंट में न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू आ रही है तो हमें उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखना है। उसकी इम्यूनिटी क्या हो गई है, वीक हो चुकी है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स के काउंट ही उसकी बॉडी में डिक्रीज हो गए हैं, तो हमें उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम इसको कितने टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं और इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम क्या होता है। WBC, इसका स्टोरेज टेम्परेचर WBC का कितना होगा, इसको भी हम सेम रखेंगे 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको क्या रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे। सेम है जैसे RBC को रखे हम 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पे, वैसे ही हम इसको WBC को रखेंगे। अब इसका आता है मैक्सिमम स्टोरेज टाइम, कि हम इसको कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। ब्लड बैंक में स्टोर करके रख रहे हैं तो इसका मैक्सिमम स्टोरेज टाइम होता है 13 डेज। हम WBC को 13 डेज तक प्रोटेक्ट करके या प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं। अब इसका आता है कि हमें इसको ट्रांसफ्यूजन टाइम, कि हमें कितने टाइम में इसको ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है इसका 1 आवर, 1 घंटे के अंदर जो है हमें इसको ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। और इसकी एक यूनिट में, 1 यूनिट WBC कंटेन 400 ml। 400 ml जो एक हमारा पाउच होता है उसमें कितना बड़ा पाउच होता है, वो 400 ml उसका अमाउंट होता है पाउच का। तो 1 यूनिट WBC में 400 ml पर यूनिट होता है, ये ना 1 यूनिट में होता है। ठीक है, ये हमने इसका पढ़ लिया है WBC का। अब इसके टाइप्स आते हैं कि WBC कितने टाइप की होती है। WBC 2 टाइप की होती है, 2 टाइप्स हैं, फिर उनके फर्दर डिवीजन होते हैं। 2 टाइप कौन सी होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड सेकंड वन होता है एग्रेन्युलोसाइट्स साइट्स। अब हम इनके डिवीजन पढ़ते हैं, WBC के जो टाइप है इनमें फर्दर डिवीजन होते हैं, वो पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।